नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है हमारा, कर्नाटका रिन्यूज़ कॉल टू कैंसिल प्रज्वल्स पासपोर्ट। तो अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि प्रज्वल रेवन्ना नाम के एक एमपी हैं जो हसन एक जगह है कर्नाटका में जहां से इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मिले हैं उनसे रिलेटेड जो उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को, घर में रहने वाले जो वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स होती थी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है और उनके वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया। और रिसेंटली ये वीडियोस जो हैं वो लोगों को मिली अलग अलग पेन ड्राइव्स में। तो इसी सिलसिले में उन पर एफआईआर होती इसके पहले ही प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो इंडिया से जर्मनी चले गए यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो अब जा कर के ये बात हो रही है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उससे लेकर के उनको जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं उनको कैंसिल करने की बात की जा रही है। और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने फिर से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी से जल्दी जो प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उस पर जो उनको इम्यूनिटीज़ दी गई हैं उसको रिकॉल किया जाए। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर ये जो हमें समझना क्या ज़रूरी है, ये पूरा केस हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस होती क्या हैं और किनको ये प्रिविलेजेस मिलती हैं, कौन देता है, क्या इनको रिवोक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिवीज़न है, कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न, ये इशू करता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसको बोला जाता है टाइप डी पासपोर्ट, जो कि 5 कैटेगरीज के लोगों को इशू किए जाते हैं। सबसे पहला, दोज विथ डिप्लोमेटिक स्टेटस। दूसरा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ऑफिशियल बिजनेस। तीसरा, ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द ब्रांचेस ए एंड बी, जो ऊपर ए एंड बी के बारे में बात हो रही है, ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस, नॉर्मली एट द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ और अबव। चौथा, रिलेटिव्स एंड इमीडिएट फैमिली ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द आईएफएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और पांचवा, टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु आर ऑथराइज्ड टू अंडरटेक ऑफिशियल ट्रैवल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन से वो लोग हैं जिनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जा सकता है। तो हो सकता है एक नॉर्मल ऑप्शन आपके पास नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स दिया हुआ है, बट क्या हमने यहाँ पे देखा कि ब्यूरोक्रेट्स ऑप्शन में है? तो नहीं है, अनलेस उनके पास कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस हो। तो अब ये इंक्लूड करता है किसको? ये जो पूरा लिस्ट है ये इंक्लूड करता है यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज को, जो कि गवर्नमेंट को बाहर जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रज्वल रेवन्ना कौन है? तो हसन के एमपी हैं। हसन कहाँ लोकेटेड है? तो कर्नाटका में लोकेटेड है। और इन पासपोर्ट्स की वैलिडिटी जो है इज कंकरेंट विथ द टर्म ऑफ द एमपी, कि जब एमपी का टर्म खत्म होगा, एमपी का टर्म कितना होता है? 5 इयर्स का। तो वैसे ही इन जो पासपोर्ट्स की वैलिडिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ सवाल आता है कि क्या इन पासपोर्ट्स को रिवोक किया जा सकता है? तो हाँ, इनको रिवोक किया जा सकता है। किन कंडीशंस में? ये कंडीशंस लिखी गई हैं पासपोर्ट एक्ट 1967 में, जिसमें कहा गया है कि द पासपोर्ट अथॉरिटी में impound और रिवोक अ पासपोर्ट इफ़ द होल्डर इज़ इन रॉन्गफुल पोजेशन, कि गलत तरीके से आपने पासपोर्ट लिया है या कोई ऐसी आपके बारे में बात है जिसको छुपा करके आपने ये इन्फॉर्मेशन लिया है, या फिर अगर ये नेसेसरी है आपके पासपोर्ट को रिवोक करना, आपके पासपोर्ट को रिकॉल करना इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? तो इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ एनी फॉरेन कंट्री। तो दो हमने कौन से कंडीशंस देखे यहाँ पे? पहला ये कि आपने गलत तरीके से उस पासपोर्ट को ऑब्टेन किया है, और दूसरा ये कि अगर
सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी इंडिया की खतरे में है, तो आपसे आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो लिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इट कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड इफ द होल्डर हैज़ आफ्टर द इशू ऑफ द पासपोर्ट been convicted by a court in India and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। कि अगर किसी को, कोई जो पासपोर्ट होल्डर है, उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट से 2 साल, मिनिमम 2 साल के जेल के लिए, तो यानी 2 साल या उससे ज़्यादा के जेल के लिए अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है तो उस पासपोर्ट को रिवोक कर लिया जाएगा। एंड लास्टली, a passport can also be revoked upon orders from court during proceedings with respect to an offence allegedly carried out by the passport holder before a criminal court। यानी कोर्ट अगर डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान, कि किसी का पासपोर्ट की जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके प्रिविलेजेस को रिवोक कर देना है, तो ये किया जा सकता है। और यही हो रहा है प्रज्वल रेवन्ना के केस में, कि बार बार जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी पासपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको हमें रिवोक कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि उसका मिसयूज़ करके वो एक बहुत हीनस क्राइम करके इंडिया से चले गए हैं। और इनकी भी एक वैलिडिटी होती है, इन पासपोर्ट्स की भी, कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से तो बिना वीज़ा के आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है, जैसे यहाँ पे जर्मनी का केस है। लेकिन ये जो स्टे होता है कि बिना वीज़ा के आप कितने दिन तक वहाँ रह सकते हैं, वो लिमिटेड होता है और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए ये वेरी करता है, जिसके साथ भी हमारा जैसा भी अग्रीमेंट है उस हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस क्या हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। न्यूज़ आज इतना ही इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ एडिटोरियल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है अ विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट्स इन यूरोप। तो अभी रिसेंटली जो शी जिनपिंग है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उन्होंने यूरोप की 3 कंट्रीज़ को, फ्रांस, हंगरी और सर्बिया, इनको विज़िट किया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, ये समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो विज़िट थी ये पिछले 5 सालों में पहली बार ये विज़िट हुई है। और फ्रांस, सर्बिया और हंगरी में से फ्रांस अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेटिजिक हिस्सा है, जिसका कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। भले ही सर्बिया और हंगरी जो हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतने स्ट्रेटिजिक नहीं है, लेकिन फ्रांस से अगर चाइना की जो नज़दीकी है वो बढ़ी तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। किसके लिए? तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए, एज वेल एज यूएस के लिए एंड परहैप्स इंडिया के लिए भी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कोई अनप्लान्ड टूर नहीं है, इसको बहुत केयरफुली, मेटिकुलसली प्लान किया गया है, जगहों को बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया गया है। स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, जब रशिया को साइडलाइन किया था यूरोप वालों ने, तो चाइना भी कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया था। और कोविड के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि चाइना पे डिपेंडेंस को कम करना था, यूएस ने जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है यूरोपियन यूनियन को, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूएस के जो बोलने से अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उस कोविड के दौरान चाइना पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई थी, उसको घटाने के लिए जो यूएस ने अपील करी, तो ये सारी चीज़ें उसी को सिग्निफाई करती हैं कि चाइना और ईयू के जो रिश्ते में दरार आई थी उसको मिटिगेट करने की कोशिश अभी वहाँ के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए फ्रांस, सर्बिया और हंगरी, तो फ्रांस जो है वो इट इज़ अ लीडर इन एडवोकेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन यूरोप, कि यूरोप का अपना खुद का ऑटोनॉमी होना चाहिए। हम किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या इर्रेस्पेक्टिव कोई भी कंट्री हो। तो फ्रांस का ये कहना है कि हमारा खुद का अपना एक ओपिनियन है जो कि किसी और के ओपिनियन पे बेस्ड नहीं होता है। और इसी बात का चाइना यहाँ पर लेवरेज लेना चाहता है, क्योंकि अगर ईयू या फिर यूके और यूएस के इन्फ्लुएंस में आ करके फ्रांस जो है वो चाइना से अपने
दूरियों को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं फ्रांस जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्लेम करता है, मतलब वो उसके पास नहीं है। इसीलिए चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक डेस्टिनेशन फ्रांस को चुना। दूसरा कौन सा डेस्टिनेशन है, तो सर्बिया, और ये एक प्रो रशियन एलाई है विद इन यूरोप। अभी सर्बिया ने सपोर्ट भी किया, यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान सर्बिया ने सपोर्ट भी किया हुआ है, किसको, तो रशिया को। और लास्ट है हंगरी, और हंगरी जो है वो क्लोज टाइज मेंटेन करता है चाइना के साथ, और इसने बहुत सारे रेजोल्यूशंस जो यूरोपियन यूनियन के थे चाइना के अगेंस्ट, उनको ब्लॉक भी किया है। तो 3 वैसे लोग जिनको कि चाइना इन्फ्लुएंस कर सकता है यूरोप में, वहाँ उन्होंने ये विजिट प्लान की। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा जियोपॉलिटिकल अपहीवल फ्रॉम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड इंटेंसिफाइड यूएस चाइना टेक राइवलरी, कि इन सब चीज़ों की वजह से जो एक दूरी आई थी वो कहीं ना कहीं मिटिगेट होगी। दूसरा, वेस्टर्न एक्यूजेशंस ऑफ चाइना डंपिंग चीप गुड्स एंड द फोकस ऑफ चाइनाज डोमिनेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि अभी भी चाइना जो है वो चीप गुड्स को यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में जाके डंप कर देता है, प्लस चाइना जो है वो ईवी के सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक शिफ्ट की तरफ हमें इशारा कर रही हैं कि चाइना अब सिर्फ एक ग्लोबल पावर की तरह नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो रीजनल एलाइज भी अपने बनाना चाहता है हर एक ग्रुप के अंदर। तो इस विजिट का गोल क्या क्या था, पहला, प्रिवेंट यूरोप फ्रॉम अलाइनिंग टू क्लोजली विद द यूएस, क्योंकि यूएस और चाइना जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। दूसरा, मिटिगेट ट्रेड टेंशंस विद द ईयू, एंड तीसरा, स्ट्रेंथन चाइनाज पोजीशन इन यूरोप अमिड द स्ट्रेन्ड वेस्ट रशिया रिलेशंस, कि इस दौरान जो रशिया और वेस्ट के बीच में दूरियां आ गई हैं उनको मिटिगेट करने के लिए चाइना के पोजीशन को यूरोप में स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट जो, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहला इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीटिंग हुई जिसमें आर्म्स सप्लाई और ट्रेड इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके साथ भी मीटिंग हुई, किस चीज़ से रिलेटेड, तो ईयू का जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर इंपोर्ट्स के लिए, उसको डिक्रीज़ करने के लिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस हुए फ्रांस और ईयू और चाइना के बीच में। तो अब चाइना ने ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली हैं जो कि इकोनॉमिकली ईयू को बहुत डेवलप कर सकती हैं, जिसका कि एक एग्जाम्पल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, आपका होमवर्क ये है कि आप जाकर के इसका पूरा मैप देखेंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहाँ कहाँ से पास करता है और इंडिया में इसका कोई हिस्सा है या नहीं। तो ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये ईस्टर्न यूरोप से पास करता है। यूरोप कहाँ पे है, आप मैप पे देखिएगा और कल मुझे बताइएगा। तो ईस्टर्न यूरोप से BRI पास करता है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप से नहीं करता था। तो अब कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप जो है वो एक गेटवे की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए, तो वेस्टर्न यूरोप में चाइना की एंट्री के लिए। Secondly, challenges posed by Ukraine war to China's balancing act between Eastern and Western Europe, कि एक सेक्शन ऑफ यूरोप जो था वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, एक सेक्शन ऑफ यूरोप जो था वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, फॉर एग्जांपल सर्बिया। तो चाइना कहीं ना कहीं इन दोनों पार्ट्स के बीच में बैलेंस बना सकता है। बट ये ओवरऑल हमें ये दिखा रही है कि धीरे धीरे करके जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो यूएस डोमिनेंस से शिफ्ट हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रही है, तो पहले देखिए, अगर यूएस जो है वो इजराइल को भी सपोर्ट करता है, और कल ही के न्यूज़ में मैंने कवर किया कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज करने वाली हैं पैलेस्टीन को फॉर्मली। मतलब कहीं ना कहीं यूएस का जो एक दबदबा था, एक हेजेमनी थी, वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है। और यही इशारा करता है किस तरफ, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, पावरफुल सिंबॉलिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि 28 मई को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जो हैं वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने वाले हैं किसको,
तो पैलेस्टीन को एक ऑफिशियल स्टेट का दर्जा देने वाले हैं। तो ये मूव जो है ये बहुत पावरफुल है और एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो इस चीज़ को दिखाती है कि पैलेस्टीन के स्टेट हुड को लेकर के अब एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट होना शुरू हो गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो पैलेस्टीन के स्टेटहुड के क्लेम को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ओरिजिनली अगर वो जो लैंड था वो पैलेस्टीनियंस का ही था, बट धीरे धीरे करके कॉन्फ्लिक्ट्स होते वो जो लैंड था वो इजरायलीज़ के पास चला गया। बट दैट डजंट मीन्स कि जो रिमेनिंग पैलेस्टीनियंस हैं उनको हम इजराइल से या पैलेस्टीन से बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए यहाँ ये कहते हैं, ऑथर जो है वो कहते हैं कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का जो ये मूव है ये एक बहुत पावरफुल मूव है। क्योंकि ये दिखाता है कि इजराइल की जो पॉलिसीज़ हैं बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर, उससे बाकी कंट्रीज़ कुछ खास खुश हैं नहीं। एक ग्लोबल डिसकंटेंट है इजराइल की पॉलिसी से रिलेटेड, जिसका एक एग्जांपल ये भी है कि रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। किस चीज़ के लिए? तो रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट बाय द यूक्रेनियन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 143 कंट्रीज़ ने वोट किया था इंक्लूडिंग इंडिया। बट इस पे यूएस ने वीटो लगा दिया, जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन जो था वो पास नहीं हो पाया। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी जो इजरायली लीडर्स जो अनरेस्ट फैला रहे हैं गाज़ा में या आसपास वाले एरियाज़ में, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने की बात की है, ताकि जो लीगल प्रेशर है उनके ऊपर वो बढ़ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि द वर्ल्ड वांट्स पैलेस्टीन टू बी फ्री, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द वर्ल्ड वांट्स द मिडिल ईस्ट टू बी पीसफुल, क्योंकि आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी कोई सिविल वॉर हो जाता है, कभी दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाती है, कभी टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। तो मिडिल ईस्ट अगर इतना फ्रैजाइल, इतना वल्नरेबल रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया ये इस चीज़ पे जोर डाल रही है कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके पीस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा कंडेमेशन एंड सपोर्ट डायनामिक्स का मतलब हुआ कि लगभग हर कंट्री ने अब तक हमास के टेरर अटैक्स को कंडेम किया है, लेकिन हमास को कंडेम करने का मतलब ये नहीं है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं करते हैं। पैलेस्टीन को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ऑन डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स हम सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे एक्शंस लिए इन चीज़ों को लेकर के। जैसे नॉर्वे ने मॉडरेट पैलेस्टीनियन फोर्सेस के बारे में बात करी, उनको एड करने के बारे में। स्पेन ने डिनाई कर दिया पोर्ट फैसिलिटीज़ टू अ डैनिश शिप दैट वाज कैरिंग मटेरियल्स फॉर इजराइल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि अब इजराइल का जो एक एडवांटेज था कि यूएस का सपोर्ट उसके पास होता है, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वही इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो इस पर रिस्पॉन्स है वो सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि इजराइल के हिसाब से ये जो पूरा प्रोसेस है ये टेररिज्म को रिवॉर्ड कर रहा है। तो अगर हम फ्री पैलेस्टीन के बारे में बात करते हैं और टेररिज्म को रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमास एक टेरर ग्रुप था और उसी की वजह से अब फ्री पैलेस्टीन की बात हो रही है, मतलब जो एक्टिविटीज़ उन लोगों ने करी वो जस्टिफाइड थी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इजराइल का ये कहना है कि अगर आप हमास के डर से या हमास की वजह से पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब आप हमास को एक ऑफिशियल थ्रेट की तरह देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो कि है शुड द डॉक्टर्स बी केप्ट आउट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि 1995 में जो डिसीजन लिया गया था उसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स को सर्विसेज के अंडर इंक्लूड नहीं किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इसकी ज़रूरत बढ़ गई है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए होता है कि अगर किसी कंज्यूमर के राइट्स वायलेट होते हैं
तो उस हिसाब से क्या उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या पूरा जो रिड्रेसल प्रोसेस है वो होना चाहिए इन सब चीज़ों की वजह से। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को दिखाया है, कहीं ना कहीं इस नीड को प्रेजेंट किया है कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं वो कंज्यूमर्स हो गए। यानी कि अभी भी ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें एम्बिट में रखा जाए। तो क्या क्या यहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं? तो पहला है पेशेंट प्रोटेक्शन, कि डॉक्टर्स कुछ भी करने से पहले जो हैं वो सोचेंगे कि अगर गलत इलाज कर दिया, कुछ हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जिसका नीड नहीं था बट फिर भी हमने किया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको उसके बाद दोषी पकड़ा जा सकता है। तो लेकिन अगर हम पेशेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो कभी कभी अपना रुमाल इंसान की बॉडी के अंदर भूल जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। लेकिन इसके वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पर वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, तो क्या वो एलिजिबल नहीं होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स, कि पेशेंट्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं किस चीज़ के? मेडिकल सर्विसेज की। तो उस हिसाब से उनके पास कंज्यूमर राइट्स होने चाहिए। एंड लास्ट इज इफेक्टिव रेगुलेशन, कि करंटली जो हमारे पास लीगल रेमेडीज़ हैं मेडिकल नेग्लिजेंस वगैरह के लिए वो काफ़ी नहीं है। तो अगर हम सीपीए में इंक्लूड करते हैं मेडिकल सर्विसेज या डॉक्टर्स को, तो एक बहुत स्ट्रीमलाइंड और पेशेंट फ्रेंडली अप्रोच होगा जस्टिस की तरफ। लेकिन अब कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि फ्रिवलस लेजिस्लेशन, कि अगर किसी डॉक्टर ने, मुझे लगता है कि इस डॉक्टर ने फ़ीस ज़्यादा ले ली, जो काम नहीं करना था वो कर दिया, तो उस पर झूठ मूठ का केस कर दिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो तो सोच समझ के ही जो भी करेगा करेगा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैंने उस पर केस कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकता है आएंगे जहाँ पर डॉक्टर्स की एक्चुअली में कोई गलती भी ना हो, बट फिर भी उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जुडिशरी का ओवरसाइट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोल देने से कि डॉक्टर्स को इंक्लूड करना है, डॉक्टर्स इंक्लूड हो नहीं जाएंगे। अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि एक प्रोएक्टिव अप्रोच हमारा हो इस चीज़ के लिए, जिसका एक एग्जाम्पल जो है यहाँ ऑथर्स देते हैं, जो है स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। जो कि ट्रिब्यूनल्स क्या होता है आप जानते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, तो वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जो केसेस उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड आते हैं वो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करता है, उसी पे उनका जुरिस्डिक्शन होता है, उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो उस पर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो ऑथर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए, कि मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हमें एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए, ताकि वो जो स्पेशल ट्रिब्यूनल होगा वो मेडिकल डिस्प्यूट्स को हैंडल कर पाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि आपका अगर डॉक्टर नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ है, आप अपने वकील के पास जाते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, अगर बाई चांस समझ में आ भी गया, वो जज को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है जिसको कि अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। तो इस गैप को एड्रेस करना और इंश्योर करना कि कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता हो, इवन डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, सब के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए। और इन केस अगर कोई फ्रिवलस एलिगेशन लगाया जाता है तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट होनी चाहिए, और डॉक्टर्स को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके प्रॉपर राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब आगे जैसा भी हो कि डॉक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो हम आगे जैसे जैसे न्यूज़ प्रोसीड करेगा हम देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंटली डॉक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट नहीं हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सर्वोदय IAS टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।